हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा रिफ्लेक्स आए, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको तुरंत याद आए और बायो के पेपर को आप कम से कम समय में नीट 2020 में कर पाएँ। इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड रिवाइज करेंगे, जिससे नीट के लिए आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती चले। और आज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप सामने ओपन रख सकते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सभ्यता, जब से हमारी शुरू हुई है तब से बहुत सारी कोशिशें हुई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, लेकिन ये देखा गया कि नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बल्कि जो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत थी या जैसा वो उसका उपयोग कर रहा था खुद, उसके बिहाफ पे उसने क्लासीफाई किया। जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, जिसमें वो उपयोग में ले रहा था उसके लिए उसने क्लासीफाई किया। अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, वैज्ञानिक तरीके। उन्होंने क्या किया, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया। मार्फोलॉजी का मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको यूज़ किया प्लांट्स के लिए, और जो प्लांट बहुत बड़े दिखते थे, रूट, स्टेम, लीफ, सारी चेन डेवलप थी, उनको ट्रीज, और कुछ को सर्ब्स जो झाड़ियाँ थी, कुछ को हर्ब्स बोला उन्होंने। तो इन्होंने प्लांट को ट्रीज, हर्ब, सर्ब तीन पार्ट में जो है डिवाइड किया, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। ओके, इन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया दो ग्रुप में, ऐसे एनिमल जो लाल खून नहीं रखते हैं, मतलब रेड ब्लड नहीं रखते हैं, और ऐसे जो रेड ब्लड रखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया नाम के दो किंगडम बनाए। उन्होंने प्लांट्स को प्लांटी में रखा और एनिमल्स को एनिमेलिया में रखा। और यह बहुत ही सिस्टम जो है बहुत ही जल्दी में यूज़ किया गया और ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया गया। और यह सिस्टम जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कभी डिफरेंशिएट नहीं करता था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को नहीं डिफरेंशिएट करता था, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉपिक फंजाई को नहीं डिस्टिंग्विश करता था। तो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल में बेसिकली किया गया था, ये बहुत ही आसानी से अपनी समझ से किया गया था, जिसमें बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऐसी कैटेगरी में चला गया जिसमें वो रहने लायक ही नहीं थे, जिसमें वो क्लासीफाई होने लायक ही नहीं थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडेक्वेट। बहुत समय तक यूज़ किया गया लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबको एक साथ रखता था, ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता था। फिर ये इस बात की नीड महसूस की गई कि ओवरऑल मार्फोलॉजी और अदर कैरेक्टर जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब को और भी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दिया गया वो बहुत बार समय के साथ बदलाव के अंदर गया, बहुत सारे चेंजेज हुए। और यद्यपि प्लांट और एनिमल किंगडम वैसे के वैसे रह गए हर सिस्टम में, मतलब चाहे जिसने जो क्लासिफिकेशन किया, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम को उसने नहीं छेड़ा। प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम दोनों बने रह गए। और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। हाँ, इनके अंदर के ऑर्गेनिज्म बाहर निकाल के दूसरे ग्रुप में भी रखे जाने लगे, कुछ और थे जिनको अंदर लाया जाने लगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। अलग अलग क्लासिफिकेशन के सिस्टम को अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एक हैं एरिस्टोटल, प्लांट को ट्रीज, हर्ब, सर्ब में, और एक हैं बिना लाल ब्लड के और लाल ब्लड वाले एनिमल को उन्होंने डिस्क्राइब किया, और साथ में लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमल। तो बच्चों, इस पेज में ओवरऑल आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो एक तो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट सीरीज में हम लोगों ने बात की है, एरिस्टोटल मार्क कर लीजिए, जिन्होंने प्लांटी को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में बांटा।
और एनिमेलिया को रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड वाले एनिमल्स में बांटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें एक प्लांटी था, दूसरा एनिमेलिया था। प्लांटी में प्लांट्स रखे गए, एनिमेलिया में एनिमल्स रखे गए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस 2 किंगडम का ड्रॉबैक क्या था, वो ये था कि ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करता था। इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इस पेज में, तो इनको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, टेबल नंबर 2.1, जिसमें दिया है 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले 1969 में R.H. व्हिटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 किंगडम थे। इसके बाद किस क्राइटेरिया के ऊपर ये बेस्ड था, इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, RCPMT। R फॉर रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल स्ट्रक्चर, P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और T फॉर थैलस स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं किस किस आधार पे। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट रखे गए, चाहे वो यूनिसेलुलर हों चाहे वो मल्टीसेलुलर हों, जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट को ही सिर्फ रखा गया प्रोटिस्टा में, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रखा गया। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल के कंपोजिशन पे। जितने मोनेरा के मेंबर हैं उनमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बनी हुई है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है, जैसे डायटम्स में है, और डाइनोफ्लैजेलेट में स्टिफ सेलुलोज की प्लेट आउटर वॉल पे है, और साथ में यूग्लिनोइड्स में पेलिकल है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। और स्लाइम मोल्ड्स में अगर बात करें तो उसका स्पोर जो है, अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं बेटा, तो स्लाइम मोल्ड्स के जितने भी स्पोर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि ट्रू वॉल्स पाई जाती है। अगला आते हैं फंजाई में, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की होती है, सेलुलोजिक होती ही नहीं है। हाँ, ऊमाइसिटीज़ एक मेंबर ऐसा है फंजाई में, ऊमाइसिटीज़ क्लास ऐसी है जिसके सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, तो ये CBSE ने पूछा भी हुआ है। प्लांटी के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की सेल वॉल है। एनिमेलिया में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कभी भी प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, हमेशा यूकैरियोट में होंगे। तो मोनेरा के अंदर कभी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे, जबकि बाकी सब में पाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिमिटिव होगा वो सेलुलर लेवल होगा, जो एडवांस होगा वो ऑर्गन सिस्टम होगा। तो प्रोकैरियोट मोनेरा में है तो सेलुलर लेवल, प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं तो वो सेलुलर ही होंगे। फंजाई में बात करें तो मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बना रहे हैं, लूज टिश्यू बना रहे हैं, मतलब उनमें कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं है। प्लांटी में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप का। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है तो वो ऑटोट्रॉपिक है, यदि वो सनलाइट का यूज़ करता है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेता है तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो उनमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे हैं वो सैप्रोफाइटिक हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे हैं वो पैरासिटिक हैं। तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक भी है। टेबल में देखते चलिए, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक में अगर बात की जाए बेटा तो आप देख सकते हैं उसमें कौन है, डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, और साथ में डाइनोफ्लैजेलेट्स भी हैं। यूग्लिनोइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन एब्सेंस में प्रीडेटर हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स, वो हेट्रोट्रॉपिक हैं, डिकम्पोजर हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंजाई पे, हमेशा डिकम्पोजर होगा, सैप्रोफाइटिक होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जब डिपेंड करेगा। साथ में पैरासिटिक होगा जब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेगा। सिम्बायोटिक भी हो सकता है जब एल्गी के साथ रहेगा और लाइकेन बनाता है।
तो हेट्रोट्रॉपिक ही हमेशा होगा, डिकम्पोजर भी होगा, सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक दोनों हो सकता है। प्लांटी की बात करें तो ऑलवेज जितने ग्रीन प्लांट हैं सब फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। एनिमेलिया ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड कर सकता है, तो सैप्रोफाइटिक बोलेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए वो किसी प्लांट पे डिपेंड कर रहा है तो भी हेट्रोट्रॉपिक है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक है, क्योंकि होलोजोइक का मतलब पहले इंजेशन देन डाइजेशन, तो ये एनिमेलिया किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो ये सारे क्राइटेरिया आर.एच. व्हिटकर के आपके सामने है। तो ये टेबल एग्जैक्टली आपको याद रहनी चाहिए। मैंने आपको 1-2 पॉइंट बताया है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल ओमाइस्टीज में पाई जाती है, तो याद रखेंगे। आगे एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वाइडली एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके क्राइटेरिया को जान चुके हैं। अब हम इसके पहले के क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि वो कैसे इनको प्रभावित करता है और क्या उनमें खामियां रही हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पहले के क्लासिफिकेशन जो हैं, जैसे प्लांटी और एनिमेलिया की बात करें, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस की, तो उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उसने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही किंगडम में प्लांट के अंदर रखा गया था। और एक ही ग्रुप में इनके रखे जाने का सिर्फ एक कारण था कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल में सेल वॉल पाई जाती थी। तो केवल एक कैरेक्टर की वजह से सबको रखा गया, जबकि ये आपस में इस एक कैरेक्टर के अलावा बहुत सारे लार्ज डिफरेंसेस ये रखते थे आपस में, फिर भी एक ही ग्रुप में रखा गया। यहां तक कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक हैं, उनको भी यूकैरियोट के साथ रखा गया। यूकैरियोट का ग्रुप और प्रोकैरियोट का ग्रुप एक साथ रखा गया। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा, जैसे यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा दोनों को एल्गी के अंडर में प्लांट्स ग्रुप में या किंगडम प्लांटी में रखा। यहां तक कि इन्होंने ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जो फंजाई का है और ऑटोट्रॉपिक ग्रुप जो ग्रीन प्लांट्स का है, उन दोनों को एक साथ रखा, क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल है और प्लांट में भी सेल वॉल है, जबकि इन दोनों की सेल वॉल बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस रखती है अपने कंपोजिशन में। फंजाई की सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि ग्रीन प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की और प्रोटीन की। फिर भी इनको साथ में रखा गया। तो यहां तक कि अब सवाल आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्लांटी। किस कैरेक्टर के आधार पे? हैविंग सेल वॉल। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ग्रीन प्लांट और फंजाई दोनों किस में आते हैं? ये भी किस में? प्लांटी, क्योंकि सेल वॉल है। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा किस में आते हैं? एल्गी के अंदर, प्लांटी किंगडम में। क्यों? कि इनमें भी क्या है? सेल वॉल है। अगर सेल वॉल है तो उनको एक ही ग्रुप प्लांटी में रखा जाएगा, और सेल वॉल अगर नहीं है तो उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बट अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग देना है। अगर कुछ नहीं कहता है तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देना है। नेक्स्ट, इसमें लिखा है बच्चों कि यदि हम 5 किंगडम के अकॉर्डिंग सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल के कंपोजिशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करें, तो फंजाई के सेल वॉल का कंपोजिशन काइटिन और पॉलीसेकेराइड, और ग्रीन प्लांट्स का सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन बिल्कुल डिफरेंट होने के नाते हम फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाएंगे और नाम दिया गया किंगडम फंजाई।
सारे प्रोकैरियोट्स को 5 किंगडम के अकॉर्डिंग जितने प्रोकैरियोट हैं उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया। जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ऐसा होने से 5 किंगडम के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने के नाते किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। पैरामीशियम अमीबा ये दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने के नाते किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। जबकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला दोनों को एल्गी के अंदर प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास पहले जो रखे गए थे 2 किंगडम के अकॉर्डिंग वो रखे गए थे एल्गी के प्लांटी में, एल्गी में और प्लांटी में किंगडम में, जबकि 5 किंगडम के अकॉर्डिंग ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में रखे गए। ऐसे पैरामीशियम अमीबा 2 किंगडम के अकॉर्डिंग कहाँ रखे गए थे? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी इसलिए ये एनिमेलिया किंगडम में रखे गए थे। जबकि 5 किंगडम के अकॉर्डिंग ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं इसलिए इनको साथ रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन वो पहले अलग था और समय के साथ वो चेंज होता गया और डिफरेंट किंगडम्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस किया जाने लगा। जो ज़्यादा सिमिलर होता था उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसे उस ग्रुप में रखा जाता था। और हम ये मानते हैं कि 5 किंगडम के आगे भविष्य में इस हमारी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशन को लेके अगर इम्प्रूव होती है तो हम इस 5 किंगडम के आगे और भी बेहतर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और नो डाउट समय के साथ ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया जाए जिसमें सिर्फ मार्फोलॉजी, सिर्फ फिजियोलॉजी, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को ही नहीं बल्कि फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट करता हो। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस तरीके का क्लासिफिकेशन भविष्य में कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जिसमें मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज ही नहीं बल्कि फाइलोजेनी भी हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हो, कौन पहले आया कौन बाद में आया। नो डाउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को विटेकर ने कंसीडर किया है। और इसी के आगे 3 डोमेन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कार्ल ऊज ने दिया था। चैप्टर में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई 5 में से 3 किंगडम को पूरी तरह से स्टडी करेंगे, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में सबसे पहली लाइन मार्क करेंगे बेटा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर मतलब बैक्टीरिया एक ग्रुप है जो किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी में है और ये सबसे मोस्ट एबंडेंट हैं, हर जगह लगभग पाए जाते हैं। आपकी मिट्टी से सने हुए हाथ में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, बहुत जहाँ पर बहुत कम लाइफ फॉर्म्स सरवाइव करती हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं। बहुत सारे तो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडोपैरासाइट के तौर पे और ऊपर एक्टोपैरासाइट के तौर पे भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। याद रखिएगा, शेप के बेसिस पे। अगर स्फेरिकल है तो कोकस प्लूरल कोकाई, रॉड शेप है तो बैसिलस प्लूरल बैसिलाई, कॉमा शेप है तो विब्रियम प्लूरल विब्रियो, स्पाइरल शेप है तो प्लूरल स्पाइरिला। फिगर 2.1 नीचे दिया गया बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। इसमें आप अच्छे से पहचान लीजिए बैसिलाई को, और बैसिलाई में लेबलिंग आ सकती है स्पोर की। स्पाइरिला याद रहेगा एस शेप, स्पाइरल शेप, फ्लैजिलम दिख जाएगा, विब्रियो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन स्पोर की लेबलिंग आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, मार्क करिए, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मार्क करिए, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मार्क करिए, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में यहाँ पे देखना है कि किस तरीके का मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इत्मीनान से मैं आप तक पहुँचाता हूँ बात को, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले बात करें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीनिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट टाइप से नज़र आना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार का है, एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, जैसे अगर वो फोटोसिंथेटिक हैं तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो कीमोसिंथेटिक हैं तो वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे और उनसे जो एनर्जी मिलेगी उससे अपना फूड, उससे एनर्जी के तौर पे ऑब्टेन करेंगे। और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको ये ऑक्सीडाइज करेंगे और साथ में ऐसा करने की वजह से इनका एक ग्रेट रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर में। तो मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना स्वयं खुद बना लेते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से, या तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे अपने खाना बनाने के लिए तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे, अदरवाइज ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज बहुत ढेर सारे जो होते हैं जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे और इनसे जो एनर्जी मिलेगी वो अपने एटीपी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जो कीमोसिंथेटिक होंगे ऑटोट्रॉपिक, वो इस दौरान रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक की अगर बात करें तो वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और अगर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे हैं तो सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे हैं तो पैरासिटिक। जो लिविंग पे डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉपिक दो प्रकार के, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, फोटोसिंथेटिक जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं, कीमोसिंथेटिक जो वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। लिविंग पे डिपेंड करते हैं अगर तो पैरासिटिक कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक, और डेड पे करते हैं तो सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, और जो प्रिमिटिव पाए जाएंगे वो प्रिमिटिव एटमॉस्फियर का कैरेक्टर रखेंगे। और उस समय पे एटमॉस्फियर, प्रिमिटिव एटमॉस्फियर कैसा था? बहुत एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट था, तो ये भी मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, इसके बिहेव पे पहला टाइप है हेलोफाइल्स का जो एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। जो हॉट स्प्रिंग हाई टेम्परेचर पाए जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। आर्की का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब बहुत पहले एटमॉस्फियर में पाए जाते थे और वो कैसा था? बहुत हार्श था, इसलिए मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्सट्रीमली साल्टी तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिल्स, मार्सी एरिया में मेथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया अदर यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया से वो डिफर करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनकी सेल वॉल बनी होती है नॉर्मली पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की, और इनकी बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की। और साथ में सेल मेम्ब्रेन में भी डिफर करते हैं, क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड्स पाई जाती हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में नॉर्मल बाइलिपिड लेयर पाई जाती है।
तो या लिपिड बाइलेयर बोल सकते हैं, तो ये पाया जाता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए सवाल आर्कीबैक्टीरिया बाकी यूबैक्टीरिया किस में डिफर करते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बोथ, नन, तो आप ध्यान रखें सबसे पहले आंसर सेल वॉल लगाएंगे, और अगर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के साथ बोथ दिया है तो आंसर हमेशा याद रखिए, अगर एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी को प्रेफर करना है आपको, तो आंसर सेल वॉल ही आप लगाएंगे, और यदि सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन लगाना मजबूरी है। नेक्स्ट, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो बाकी यूबैक्टीरिया डिफर करते हैं, इससे इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव होने में फ़ायदा होता है। इसी की एक वैरायटी जो मैथेनोजेंस जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, वो सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के जैसे जो काउज हैं, बफेलोज हैं, उनके गट में भी पाए जाते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ मेथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस इज कॉल्ड द बायोगैस प्रोडक्शन, जो फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन रूमिनेंट एनिमल्स काउज और बफेलोज के गट में भी पाए जाते हैं, इनके डंग में भी पाए जाते हैं, और उस डंग में प्रेजेंट रह के ये गोबर गैस, जिसे हम बायोगैस के नाम से जानते हैं, जिसमें मेथेन प्रीडोमिनेट करती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा आर्कीबैक्टीरिया, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस में डिफर करते हैं, क्या आंसर लगाना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, बायोगैस गोबर गैस कैसे बनाई जाती है। बैक्टीरिया में फर्स्ट था आर्कीबैक्टीरिया, उसके 3 टाइप थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मैथेनोजेंस। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्की का मतलब था प्रिमिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है हमेशा ट्रू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर ये मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होता है। अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक होंगे, और फोटोसिंथेटिक होंगे तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, मींस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और इनकी जो कॉलोनी है वो एक जिलेटिनस सीथ से कवर्ड होती है, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और वो फिलामेंट जो है म्यूसिलाइजिनस सीथ से कवर्ड होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कॉलोनी इज कवर्ड या सराउंडेड बाई जनरली जिलेटिनस सीथ, फिलामेंट इज कवर्ड आर सराउंडेड बाई म्यूसिलाइजिनस सीथ। और ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, तीनों जगह पे ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं। जो पल्यूटेड वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे ये ब्लूम, वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करती हैं, काई बनाती हैं। और साथ में इनकी एक स्पेशल बात है कि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर होती है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और लिविंग से किया जाए तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती है जो नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाती है और थिक वॉल्ड हो जाती है, और साथ में स्पेशलाइज्ड होती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये नॉस्टॉक और एनाबिना में पाई जाती है। ये इनमें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी कई सारे होते हैं, जैसे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बता चुके हैं पहले भी कि वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को रिलीज्ड एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, और ग्रेट रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में रोल प्ले करते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी, वो मोस्ट एबंडेंट होते हैं, और मेजॉरिटी ज़्यादातर उनकी डिकम्पोजर्स की होती है। इनका ज़्यादातर इनमें से सिग्निफिकेंट ह्यूमन अफेयर्स पर भी होता है, जैसे ह्यूमन के लिए ये फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हैं, जैसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग पढ़ चुके हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध से दही बनाना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, राइजोबियम का नाम सुना होगा आपने। स्टूडेंट्स फिगर पे ध्यान दीजिए, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक,
म्यूसिलेजिनस सीथ हेट्रोसिस्ट की लेवलिंग ध्यान बच्चों, नॉस्टॉक का फिगर जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी लेवलिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, एक फिगर दिया गया है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। इसमें सेल वॉल दिखाई गई है, आउटर सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर, फिर डीएनए दिखाया गया है और साथ में ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है बाय द बाइनरी फिजन। अब हम आते हैं थ्योरी पे। तो हम लोग बात कर रहे थे तो ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे फ़ायदे में भी हो सकते हैं, जैसे मेजॉरिटी तो डिकम्पोज़र की है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूध से दही बनाने में काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, और लेग्यूम प्लांट की रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन करके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पैथोजेंस हैं जो हमें डैमेज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को भी, हमारी फसलों को भी, हमारे डोमेस्टिक एनिमल फार्म एनिमल्स को भी, हमारे पालतू जानवरों पेट्स को भी, और उनमें डिजीज़ कर सकते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस सैंकर्स। तो आप ध्यान रखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ के ग्रुप में ये पूछा जा सकता है। और लिख भी सकते हैं, विब्रियो कॉलेरी द्वारा कॉज किया जाता है कॉलरा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा कॉज किया जाता है टाइफाइड, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस, और ज़ैंथोमोनास सिट्री सिट्रस सैंकर। ये डिफरेंट बैक्टीरिया द्वारा की जाने वाली डिजीज़ हैं। अच्छा, बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और कुछ सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। हाँ, ये बात सही है कि यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सॉर्ट या प्रिमिटिव स्टेज से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम होता है। आप लिख सकते हैं वहाँ पे, कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं। मतलब बहुत परफेक्ट स्टेज नहीं होती है, पूरा न गेमेट फॉर्मेशन न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेज होती हैं, लेकिन बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रिमिटिव, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद वह ऐसा कुछ आने वाला है इस फ्यूचर में, तो उसका एक प्रिमिटिव स्टेज दिखाते हैं और दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन। तो देखिए, बैक्टीरिया मेनली फिजन द्वारा, सम टाइम स्पोर्स के द्वारा अनफेवरेबल कंडीशन में, और एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है कंजुगेशन के द्वारा, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर होता है। तो आपने बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर एक लाइन पढ़ी थी, तो आपने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, और अब एक लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा मोनेरा के अंदर माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो याद रखिए, ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को ही पर ही एक्ट करती हैं, वो माइकोप्लाज्मा पे एक्ट नहीं कर सकती हैं। जैसे पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम अगर आप माइकोप्लाज्मा पे डालेंगे तो ये कभी भी इस पे कोई एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये सीबीएसई में सवाल पहले पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव होगी पेनिसिलियम से या इनसेंसिटिव, तो इनसेंसिटिव होगी, गैर संवेदनशील होगी, उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पेनिसिलियम सेल वॉल को ही बनने से रोकती है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अभी तक। और दूसरा कि ये बिना ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकती है, मतलब ऑक्सीजन में तो सरवाइव करती है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव कर सकती है। मतलब ऑप्शनल है कि ऑक्सीजन ना हो तब भी ये सरवाइव कर जाएगी। मतलब फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? ऑप्शनल। एनारोबिक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो ऑप्शनली तो भी सरवाइव कर सकती है। और माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होती हैं प्लांट और एनिमल्स के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मोनेरा कवर हुआ, क्लासिफिकेशन कवर हुआ। और अब लास्ट में हम लोग एक बात करेंगे बेटा, जो एडिशनल एनसीईआरटी में करेक्शन के तौर पे, करेक्शन कहिए या सप्लीमेंट मटेरियल के तौर पे ऐड किया गया है, वो है कार्ल ऊज का 3 डोमेन थ्योरी। वो क्या कहती है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। और मोनेरा आपका कंप्लीट है, तो इसमें एक एक बात को आप मार्क कर लीजिए, उसे एक बार सुन लिया है तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और एनसीईआरटी ज़रूर आप सामने ओपन करके रखिए, उससे आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। सप्लीमेंट मटेरियल में ऐड किया गया है ये एनसीईआरटी में। इन्होंने कहा है कि 3 डोमेन थ्योरी को भी प्रपोज कर दिया गया है। डोमेन को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं सुपर किंगडम,
मतलब डोमेन के अंडर आएंगे किंगडम, ठीक है। तो डोमेन का मतलब सुपर किंगडम, तो 3 सुपर किंगडम हैं जिनके अंदर बाकी किंगडम आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, और प्रपोज बाय कार्ल वूज ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डोमेन पहला जो बनाया उसका नाम आर्किया, दूसरा जो बनाया उस डोमेन का नाम बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन जो बनाया वो था यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया 3 डोमेन हो गए। आर्किया के अंदर किंगडम आर्की बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया डोमेन के अंदर किंगडम मोनेरा, और यूकैरिया डोमेन के अंदर प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमैलिया किंगडम। तो इस हिसाब से टोटल 6 किंगडम हो गए। इसे ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन थ्योरी कह सकते हैं, जिसमें 3 डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया हैं।